हेलो एवरीवन, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? चलो अपने स्टार्ट करते हैं। आज अपना वीट का लास्ट लेक्चर होगा और इसके अंदर देखते हैं अपने जो रिमेनिंग पार्ट था, अपना बचा हुआ पार्ट जिसके अंदर अपने क्या करेंगे आज की क्लास के अंदर, वो देखते हैं अपने। तो लास्ट क्लास के अंदर अपने पर्लिंग इंडेक्स कर लिया था ना। पर्लिंग इंडेक्स क्या होता है? पर्लिंग इंडेक्स तो अपने सीड की जब हार्डनेस की जांच करते हैं, सीड की कठोरतापन की जांच का जो सूचक होता है उसको अपने किस नाम से जानते हैं? पर्लिंग इंडेक्स। और मैंने आपको बताया था कि पर्लिंग इंडेक्स और सीड का जो टेक्सचर है ये एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। कि जितना पर्लिंग इंडेक्स ज्यादा होगा उतना ही सीड सॉफ्ट होगा और जितना पर्लिंग इंडेक्स कम होगा उतना ही सीड क्या होगा? हार्ड होगा। कि है क्या पर्लिंग इंडेक्स? तो पर्लिंग इंडेक्स होता है सीड की मेजरमेंट करते हैं। किस चीज की मेजरमेंट करते हैं? तो सीड के हार्डनेस की, सीड के कठोरतापन की माप का ये सूचक होता है। कि अपने सीड की कठोरतापन देखते हैं कि सीड कितना कठोर है, कितना नरम है। तो उसी को अपने किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं अपने सीड के पर्लिंग इंडेक्स के नाम से। किसके नाम से? सीड के पर्लिंग इंडेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया था। बाकी कितना कितना पर्लिंग इंडेक्स होता है, जैसे कि सीड का टेक्सचर अगर हार्ड है तो पर्लिंग इंडेक्स कितना होगा? 29 से कम होगा। 29 से क्या होगा? कम, 29% से। अगर सेमी हार्ड है तो 29 से लेकर 40 होगा। अगर सॉफ्ट है तो 41 से लेकर 50 होगा। और बहुत ज्यादा नरम है तो इसका मतलब पर्लिंग इंडेक्स 50% से क्या होगा? ज्यादा होगा। ये अपने क्लास के अंदर किया था। उसके बाद में अपने देखते हैं आगे FIRB मेथड, फ्रो इरिगेटर राइजर्ड बेड सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फ्रो इरिगेटर राइजर्ड बेड सिस्टम। फ्रो इरिगेटेड राइजर्ड बेड सिस्टम। ये है क्या? कौन से एरिया में अपने FIRB मेथड गेहूं का अपनाते हैं? तो ऐसे एरिया यहां पर पानी की स्कैरसिटी है, पानी की कमी है। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में, कमी वाले क्षेत्रों में उपयोगी मेथड में, उपयोगी मेथड है ये, उपयोगी विधि। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में उपयोगी विधि है। कि ऐसे एरिया यहाँ पर पानी की कमी होती है, वहां पर अपने कौन से मेथड का यूज कर लेते हैं गेहूं को उगाने के लिए? FIRB मेथड। इसके अंदर अपने इस प्रकार की बेड तैयार करते हैं, उठी हुई क्यारियां तैयार कर लेते हैं। जैसे ये क्यारी है जिसके अंदर गेहूं को उगाएंगे, बीच में अपने ये फ्रो छोड़ दिया, किसके लिए? इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। ये सिंचाई के लिए क्या छोड़ दिया आपने? एक पूरे का पूरा नाली छोड़ दी, मतलब फ्लो छोड़ दिया। उसके बाद में बीच में ये अपने क्या बना दी? एक बेड तैयार कर दी। इस बेड की नॉर्मल अगर अपनी लंबाई, अपनी क्या देखें, इसकी चौड़ाई देखें तो ये 60 से लेकर 100 सेंटीमीटर की होती है। इतनी 60 से लेकर 100 सेंटीमीटर की, जिसमें अपनी 2-3 कतारें गेहूं की लगा लेंगे। मतलब 22x22.5 होती है, तो 2-3 या 4 कतारें लग सकती है, मैक्सिमम 4 लग सकती है। उसके बाद में पानी की कैसे बचत होती है? क्योंकि अपने जो भी पानी देंगे इस प्रकार से आएगा, वो जल्दी से इस प्रकार से घूमता रहेगा। या फिर सीधा ही लगाएंगे तो इसके अंदर पानी जल्दी से घूमेगा। इस मेथड की एक ही कमी है कि इसके अंदर ये पार्ट नम रहता है, मतलब जड़ों को पानी मिलता रहेगा। मतलब इस पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में, यहां पर क्या होगा? पानी नहीं होगा, मतलब सरफेस थोड़ा सूखा दिखेगा। इसलिए दीमक ज्यादा लगती है इस मेथड के अंदर, दीमक लगने का खतरा ज्यादा होता है इस मेथड में। बाकी प्रोडक्शन वगैरह जैसा अपने को देखने को मिलता है अन्य मेथड के अंदर, वैसा ही प्रोडक्शन। बीज की बचत होती है, बीज की बचत, बीज की बचत होती है कितनी? 25 से लेकर 40%। पानी की भी इतनी बचत होती है, 25 से 40।
और उसके बाद पोषक तत्वों की भी अच्छी बचत होती है, लगभग 25%, क्योंकि इसके अंदर बीज कितना लगता है, 75 किलोग्राम पर हेक्टर, इतना ही सीड लगता है, 75 किलोग्राम पर हेक्टर। कौन सा मेथड है, FIRB मेथड, फ्रो इरिगेटर राइज्ड बेड सिस्टम। कौन सा, फ्रो इरिगेटर राइज्ड बेड सिस्टम, जो FIRB मेथड है। इसके अंदर आप क्या याद रखोगे कि FIRB मेथड जो न्यू मेथड है, अपना नया मेथड है किसको ग्रो करने का, तो गेहूं को, बाकी और भी क्रॉप को, आजकल कॉटन को भी इस मेथड के द्वारा ग्रो कर लेते हैं, बाकी अन्य क्रॉप को भी ग्रो करते हैं, पर गेहूं के अंदर जो FIRB मेथड है, इसके अंदर जो अपने ये प्लांटिंग की जो बेड रखते हैं अपने प्लांटिंग करने के लिए, मतलब गेहूं को उगाने के लिए, इसकी लगभग एवरेज जो लंबा अपनी चौड़ाई है वो 60 से 100 सेंटीमीटर होती है। इसमें मैक्सिमम 4 रो आ सकती है गेहूं की, मतलब नॉर्मल 2 से 3 रो अपने ग्रो कर लेते हैं। बीच में अपने खांचा छोड़ देते हैं 30 सेंटीमीटर का, ताकि पानी अच्छे से घूमे इसके अंदर बिना किसी रुकावट के। तो बिना किसी रुकावट के जब पानी जल्दी से घूमता है, इसका मतलब कम टाइम के अंदर अपने ज्यादा एरिया की इरिगेशन कर सकते हैं। इसलिए ये मेथड ऐसे एरिया यहाँ पर पानी की कमी होती है, पानी की स्कैरसिटी होती है, वहां पर अपने इस मेथड के द्वारा गेहूं को उगाएंगे। लगभग 25 से 40% पानी की बचत कर देता है ये मेथड, FIRB मेथड, और लगभग बीज की बचत कर देता है 25 से 40, क्योंकि बीज कम लगता है, मात्र 75 किलोग्राम बीज लगता है 1 हेक्टर के अंदर, है ना। तो ये आप याद रखोगे। इसकी एक ही कमी है, इसकी एक ही कमी है, वो कमी कौन सी है, वो कमी है कि इसके अंदर दीमक ज्यादा लगती है। ठीक है, तो ये मेथड FIRB मेथड, इसको अच्छे से याद रखना आपने। आगे देखते हैं अपने अगली चीज। तो आगे है बीमारियां, गेहूं के अंदर होने वाले डिजीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कॉजल ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए। कॉजल ऑर्गेनिज्म मतलब उसका रोगकारक, उसका पैथोजन कौन सा है। तो पहली डिजीज जिसकी आपने बात करते हैं, रोली, रस्ट, जिसको आप रोली या इंग्लिश के अंदर रस्ट बोल देते हैं, या रतुआ भी बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रतुआ के नाम से भी बोल देते हैं अपने, रतुआ, रोली या रस्ट, ठीक है, इसके नाम है। देखो गेहूं के अंदर 3 प्रकार की रस्ट लगती है। मैं कॉमन सी आपको बात बता देता हूं। रस्ट के अंदर 3 प्रकार की रस्ट में आप एक रस्ट पढ़ते हो, सबसे पहले भूरी रस्ट को, ब्राउन रस्ट, भूरी रोली। भूरी रोली के अलावा आप पढ़ते हो ब्राउन रस्ट, आपने ब्राउन हो गया, उसके बाद में पीली रोली, पीली रोली जिसको आप स्ट्रिप रस्ट बोल देते हो, पीली रोली, स्ट्रिप रस्ट, और उसके बाद में आप पढ़ते हो काली रोली। ये क्रम ही आपको याद रखना है। इस क्रम से आपको 2-3 बातें याद होगी कि भूरी रोली लिखा है, उसके बाद येलो रस्ट लिखा है, उसके बाद में अपने काली रोली लिखा है। देखो भूरी रोली को अपने पत्ती रोली के नाम से जानते हैं, पत्ती रोली। इसको अपने दारीदार रोली बोल देते हैं, दारीदार, इसको अपने दारीदार बोल देते हैं। और काली रोली को अपने तना रोली के नाम से जानते हैं, तना रोली, ठीक है, इसके अन्य नाम होते हैं। देखो गेहूं की फसल पर सबसे पहले आने वाली रोली कौन सी है, भूरी रोली है। अगर अपने टाइम पीरियड की बात करें कि टाइम सबसे पहले किसका आएगा, तो सबसे पहले जब गेहूं को उगाया अपने दिसंबर जनवरी के अंदर, दिसंबर जनवरी के अंदर जो रोली अपने को गेहूं की क्रॉप पर दिखाई देती है वो भूरी रोली होती है। भूरी रोली के बाद में कौन सी रोली आती है, पीली रोली, जो फरवरी के अंदर दिखाई देती है। और बिल्कुल लास्ट में जब अपना पकाव का टाइम होता है, उस टाइम कौन सी होती है, काली रोली। तो अगर अपने टाइम की बात करें तो सबसे पहले कौन सी दिखेगी, भूरी रोली दिखेगी, भूरी के बाद में पीली, पीली के बाद में काली। तो सबसे पहले भूरी है, उसके बाद पीली आएगी, उसके बाद में लास्ट में कौन सी आएगी, काली। इसलिए आपको मैंने बोला था कि कर्म आप याद रखोगे कि पहले अपने भूरी रोली लिखा है, ऐसा नहीं कि आप पहले पीली लिख दो, काली लिख सकते हो, पर थोड़ी सी चीजें आपको अच्छे से आसानी से याद रह जाएगी कि भूरी रोली अपने पहले पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये पहले आ रही है। उसके बाद येलो पढ़ रहे हैं कि भूरी के बाद येलो आती है, और येलो के बाद में काली रोली गेहूं के अंदर दिखाई देती है। यहां से अपने को टाइम पीरियड याद हो जाएगा। दूसरा इसका नुकसान याद हो जाएगा, दूसरा इसका नुकसान।
देखो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? भूरी रोली का। अगर तीनों रोलियों का कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा नुकसान भूरी रोली का होता है, सर्वाधिक नुकसान करती है। भूरी रोली के बाद में नुकसान किसका होता है? तो अपने पीली रोली का। और इन तीनों में से सबसे कम नुकसान कौन करती है? काली रोली। तो सबसे कम नुकसान किसका है? काली रोली का। थोड़ा सा एक और क्वेश्चन अगर एग्जामिनर के द्वारा घुमा के दिया जाए कि सबसे कम नुकसान काली रोली करती है, पर सबसे खतरनाक नुकसान कौन सी करती है? तो काली रोली सबसे खतरनाक, क्योंकि ये पकाव अवधि में दिखाई देती है, इसलिए इसको गेहूं की किल्लर बीमारी बोल देते हैं। इसको गेहूं की क्या बोलते हैं? किल्लर बीमारी। क्यों? क्योंकि अपने लंबे टाइम तक गेहूं को उगाया और गेहूं को अपने मार्च अप्रैल के अंदर काटने वाले थे, उस टाइम कोई रोग आ गया कि अपना इतनी मेहनत की और अपने गेहूं को काटने वाले हैं और उस टाइम किसी रोग का अटैक हो गया, मतलब इस रोली का अटैक हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गेहूं की किल्लर बीमारी बोलते हैं। सबसे खतरनाक नुकसान पहुंचाती है, मतलब किस टाइम के अंदर? जब अपने गेहूं को काट रहे हैं। तो ब्राउन रस्ट जिसको लीफ रस्ट बोलते हैं, येलो रस्ट जिसको स्ट्रिप रस्ट या दारीदार, और ब्लैक रस्ट जिसको स्टेम रस्ट मतलब तना रोली के नाम से जानते हैं। अब एक एक रोली के अपने सिम्टम्स करेंगे, लक्षण देखेंगे, उनके लक्षण के बाद अपने बात करें तो इन रोलियों का जो रोग कारक है वो ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इनका रोग कारक मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसकी बात करते हैं। अपने रोग कारक देखते हैं अलग अलग रोली का। पहली रोली का नाम है भूरी रोली, ब्राउन रस्ट, जिसको अपने और क्या नाम देते हैं? तो इसको लीफ रस्ट के नाम से भी जानते हैं, अपने पत्ती रोली के नाम से। इस रोली का पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रोग कारक। रोग कारक एक कवक होता है। रोली किसके कारण होती है? कवक के कारण। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कवक। इस कवक का नाम इंपोर्टेंट है पक्सीनिया। पक्सीनिया पक्सीनिया रिकोंडिटा, रिकोंडिटा, पक्सीनिया रिकोंडिटा। पक्सीनिया रिकोंडिटा, इस रोली के रोग कारक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि निम्न में से कौन सा भूरी रोली का रोग कारक है? तो वहां पर पक्सीनिया रिकोंडिटा लिखा होता है, पक्सीनिया ग्रेमिनस स्टेटिसाई लिखा होता है, पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस लिखा होता है। तो आपको पहचानना है कि भूरी रोली का रोग जनक कौन सा है, भूरी रोली का रोग कारक कौन सा है? तो पक्सीनिया रिकोंडिटा है। कौन सा है? पक्सीनिया रिकोंडिटा। तो ये आप रोग कारक याद रखोगे इंपोर्टेंट करके। उसके बाद जो बात मैंने आपको बताई है वो देखते हैं अपने। उसके बाद में सर्वाधिक नुकसान, उसके बाद में सर्वाधिक नुकसान, सर्वाधिक नुकसान किस रोली का होता है? इसी रोली का। सबसे पहले गेहूं की फसल पर नुकसान। सबसे पहले गेहूं की फसल पर नुकसान होता है इसका किस टाइम में होता है? तो दिसंबर के अंदर ये नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देती है। और सबसे ज्यादा, और तो छोटे पौधों में सबसे ज्यादा नुकसान होता है छोटी अवस्था के अंदर। छोटी अवस्था में सबसे ज्यादा नुकसान होता है भूरी रोली का, जिसको पत्ती रोली के नाम से जानते हैं, ब्राउन रस्ट के नाम से। इसका रोग कारक क्या है? तो इसका रोग कारक है पक्सीनिया रिकोंडिटा, और सर्वाधिक नुकसान करती है। सबसे पहले गेहूं की फसल पर दिखाई देती है। भूरी रोली या पत्ती रोली, लक्षण देखोगे तो सबसे पहले अपने को थोड़े से नारंगी रंग के, मतलब अपनी बात करें तो ऑरेंज से कलर के अपने को इस प्रकार के धब्बे दिखाई देते हैं, जंग के आकार के। जंग मतलब लोहे के ऊपर जो जंग लगती है उस प्रकार के धब्बे। उसके बाद धीरे धीरे ये पाउडर के रूप में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है, और अपने को लास्ट में कैसा पाउडर दिखता है? तो थोड़ा ब्राउन सा। इस कारण इसको भूरी रोली के नाम से जानते हैं। तो ये ब्राउन रस्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके रोग कारक का नाम ही याद रखना है मोस्टली। तो इसका रोग कारक का नाम है पक्सीनिया रिकोंडिटा। सबसे पहले आएगी, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच जाएगी। उसके बाद में पीली रोली, जिसको धारीदार रस्ट के नाम से जानते हैं, स्ट्रिप रस्ट के नाम से जानते हैं। इसके रोग कारक का नाम है पक्सीनिया, पक्सीनिया
स्ट्रीफॉर्मिस, स्ट्रीफॉर्मिस, पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस। पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस नामक फंगस के कारण होती है ये। तो पक्सिनिया स्टीफॉर्मिस नामक जो फंगस है वो गेहूं के अंदर येलो रस्ट, जिसको दारीदार, दारीदार क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देखो दारियों के रूप में येलो कलर की स्ट्रिप दिखाई देती है, इसके कारण इसको दारीदार या स्ट्रिप रोली के नाम से जानते हैं। इसका नाम भी क्या है कवक का, तो पक्सिनिया स्टीफॉर्मिस है। क्या है? पक्सिनिया स्टीफॉर्मिस। ये रोली गेहूं की फसल पर बुरी रोली से कम, रोली से कम वह काली रोली से अधिक नुकसान पहुंचाती है। किस टाइम आ जाती है ये? फरवरी के अंदर। इसका नुकसान कौन से टाइम में देखने को मिलता है? फरवरी का जो टाइम होता है उस टाइम ये गेहूं की फसल पर नुकसान देखने को मिलता है इस रोली का। ठीक है, तो ये रोली कौन सी है? येलो रस्ट है। इसका रोग कारक याद रखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट इसका रोग कारक है पक्सिनिया स्टीफॉर्मिस है। कौन सा? पक्सिनिया स्टीफॉर्मिस। उसके बाद में काली रोली या तना रोली। इसके लक्षण ज्यादातर अपने को ब्लैक पाउडर के रूप में, पहले थोड़ा ब्राउन फिर ब्लैक, उसके बाद में तने पर, यहां पर देखो आप तने पर लक्षण दिखाई दे रहे हैं पूरे के पूरे, इस कारण इसको तना रोली बोल देते हैं। इसका रोग कारक होता है पक्सिनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है पक्सिनिया ग्रेमिनस, पक्सिनिया ग्रेमिनस, पक्सिनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई, पक्सिनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई नामक फंगस के कारण ये रोली दिखाई देती है। कम नुकसान, कम नुकसान पर खतरनाक नुकसान, नुकसान कब नुकसान पहुंचाएगी ये? तो जब गेहूं की अपने हार्वेस्टिंग करते हैं मार्च अप्रैल के अंदर ये नुकसान पहुंचाती है ये रोली, ये फंगस मार्च अप्रैल में। इस कारण इसको बोलते हैं गेहूं की किलर बीमारी। इसको क्या बोलते हैं? गेहूं की किलर बीमारी। तो आपसे पूछा जाए गेहूं की किलर बीमारी किस रोली को बोलते हैं, तो काली रोली को। कैसे किलर, कैसे काली, याद रख लेना। तो काली रोली को गेहूं की किलर बीमारी के नाम से जानते हैं। काली रोली को क्या बोलते हैं? गेहूं की किलर बीमारी बोल देते हैं। ये आप याद रखोगे कि गेहूं की किलर बीमारी कौन सी है? काली रोली है। गेहूं की किलर बीमारी कौन सी है? काली रोली। तो सबसे कम नुकसान होता है पर खतरनाक नुकसान होता है, और लास्ट के अंदर ये नुकसान पहुंचाती है जब अपने गेहूं की हार्वेस्टिंग करनी होती है, तो उस टाइम नुकसान पहुंचाएगी ये काली रोली। उसके बाद में नियंत्रण कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल के अंदर आप बीज उपचार कर सकते हो। बीज उपचार किसके द्वारा? कवकनाशी के द्वारा। कवकनाशी के द्वारा बीज उपचार कर सकते हो। फसल चक्कर को अप्लाई कर सकते हो। जिस खेत के अंदर ये रोली आ रही है वहां पर गेहूं ना बो के कोई अन्य क्रॉप। उसके बाद में रोग रोधी किस्में, उसके बाद में अपने बात करें बीज उपचार और खड़ी फसल पर मैंकोजेब, मैंकोजेब का छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, रोग रोधी किस्मों में आपको मैं 4-5 किस्में बता देता हूं जो आपको याद रखनी है।
इसके अंदर आप याद रख सकते हो, एक तो छोटी लरमा, यूजी 99 और कल्याण सोना, S227। ये थोड़ी किस्में आप याद रख सकते हो जो रोली के लिए क्या है, रोगरोधी है, मतलब इन किस्मों के अंदर रोली नहीं लगती है। तो कंट्रोल वगैरह ज्यादातर पूछे नहीं जाते, ज्यादातर आपसे पूछा जा सकता है इनका फंगस का नाम। तो फंगस का नाम आपको पता होना चाहिए कि रोली के फंगस का नाम क्या है। उसके बाद में पक्सीनिया पाथ। पक्सीनिया पाथ देने वाले साइंटिस्ट कौन से थे, तो इनका नाम था एस नागराजन। एस नागराजन के द्वारा, एस नागराजन ने पक्सीनिया पाथ दिया था 1887 के अंदर, 1987, 1800 नहीं 1987 के अंदर पक्सीनिया पाथ एस नागराजन ने। पक्सीनिया पाथ है क्या, कि पक्सीनिया कौन से टाइम में कहां पर है, वो पक्सीनिया फंगस कब कहां पर नुकसान पहुंचाता है, ये पक्सीनिया पाथ है। जैसे नेपाल का रीजन है, यहाँ पर अक्टूबर, उसके बाद येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, इस एरिया के अंदर अपने ऊपर का नॉर्थर्न प्लेन रीजन के अंदर फरवरी के अंदर नुकसान पहुंचाता है ये, साउथर्न प्लेन के अंदर अर्ली सॉन सीजन के अंदर। और जब अपने गेहूं की यहाँ पर कटाई कर लेते हैं तो ये चला जाता है साउथ इंडिया के अंदर, मतलब तमिलनाडु के एरिया में, नीलगिरी हिल्स वगैरह में, ये समर सीजन के अंदर ठंडे क्षेत्र में। और जैसे ही अपने गेहूं उगाते हैं तो वापिस ये हवा के साथ कहां पर पहुंच जाएगा, अपने प्लेन रीजन के अंदर। तो इसी को बोलते हैं अपने पक्सीनिया पाथ, जो किसके द्वारा दिया गया है, एस नागराजन के द्वारा दिया गया, 1987 के अंदर दिया गया था। ये आप याद रखोगे। पक्सीनिया पाथ देने वाले साइंटिस्ट कौन है, एस नागराजन, जिनको फादर ऑफ सुपर बीट के नाम से भी जानते हैं। सुपर बीट के फादर कौन है, तो सुपर बीट के फादर भी एस नागराजन है। उसके बाद एक चीज और याद रखोगे आप, भारत में रोली के जनक, भारत में रोली के जनक, भारत में रोली के जनक कौन है, तो भारत में रोली के जनक है केसी मेहता। केसी मेहता को इंडियन रोली के जनक बोलते हैं। फादर ऑफ इंडियन रोली कौन है, केसी मेहता है। ठीक है, क्योंकि अपने भारत में साल भर साल रोली आती है, एवरी ईयर एनुअल जो रोली आती थी, उसके बारे में जो डिस्कवरी की कि ये रोली किस कारण आती है, इसका कारण क्या है, कि इसका होस्ट प्लांट कौन सा है। जैसे आप बारबेरी वगैरह पढ़ते हो, बाकी ये पूरे का पूरा आप एंटो के अंदर पढ़ोगे, आपने पैथो के अंदर। ठीक है, बाकी मैं जो सिंपल चीजें हैं वो आपको मैं बता देता हूं कि डॉक्टर केसी मेहता ने ये डिस्कवर किया था कि एनुअल भारत के अंदर साल भर साल रोली क्यों आती है, जब अपने गेहूं की क्रॉप का सीजन होता है उसी टाइम रोली क्यों आएगी। तो इसकी जो लाइफ साइकिल के बारे में जो डिस्कवरी की थी वो किसके द्वारा की गई है, केसी मेहता के द्वारा। इस कारण डॉक्टर केसी मेहता को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन रस्ट, इंडियन रस्ट के इसको पिता बोलते हैं। ये रोली है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में आपने याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, और ये इंपोर्टेंट भी है। आगे अपनी बात करें, अगला डिजीज हिल वंट या स्टिकिंग स्मट। हिल वंट या स्टिकिंग स्मट ये भी कवक के कारण होने वाली डिजीज है। हिल वंट या स्टिकिंग स्मट के बारे में आपसे पूछा जाए किसके कारण होती है, तो ये भी फंगस के कारण होती है, कवक के कारण। इस कवक का नाम क्या है, टिलेटिया कैरिज, टिलेटिया कैरिज या टिलेटिया फोएटिडा, फोएटिडा, टिलेटिया कैरिज या टिलेटिया फोएटिडा। ये हिल वंट या स्टिकिंग स्मट का रोग कारक है। हिल वंट या स्टिकिंग स्मट किसके कारण होता है, हिल वंट या स्टिकिंग स्मट टिलेटिया कैरिज या टिलेटिया फोएटिडा के कारण होता है। टिलेटिया कैरिज या टिलेटिया फोएटिडा के कारण होता है, ये आप याद रखोगे, हिल वंट या स्टिकिंग स्मट। हिल वंट या स्टिकिंग स्मट है क्या, किससे रिलेटेड बीमारी है, तो ये बाली के अंदर आती है। जब अपनी क्रॉप के ऊपर बालियां आना स्टार्ट हो जाती है, ईयर आना स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम ये दिखाई देता है हिल वंट या स्टिकिंग स्मट। बाली के अंदर क्या होगा, छोटी बनेगी, पिचकी हुई बनेगी, सीड पिचके हुए होंगे, कई बार अपने को इस बाली के अंदर पाउडर भी देखने को मिलता है। ये होता है हिल वंट या स्टिकिंग स्मट। रोग की नेचर कैसी है,
एक्सटर्नली सीड बोर्न है। ऐसा है एक्सटर्नली सीड बोर्न मतलब बाहरी रूप से बिजोड़ रोग है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतिरोधी किसमें? कल्याण सोना है, S227 है, PB18 है, HD 2021 है, HD 4513 है और HD 4519 है। ठीक है, HD 4513, HD 4519। इस रोग का रोकार के याद रखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट रोकार की पूछते हैं एग्जाम में। आज तक जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किसी भी रोग का रोकार की पूछा गया है और इसका रोकार क्या है? टिलेटिया कैरिजिया टिलेटिया फोएटिडा है। क्या है? टिलेटिया कैरिजिया टिलेटिया फोएटिडा इस रोग का रोकारक है, ये आप याद रखोगे। उसके बाद में फ्लैक्समट, कौन सा रोग है? फ्लैक्समट। यूरोकास्टिस ट्रेटिसाई, ये भी फंगस के कारण होती है जिसका नाम है यूरोसिस्टिस ट्रेटिसाई, यूरोसिस्टिस ट्रेटिसाई। ट्रेटिसाई के कारण ये फ्लैक्समट के अंदर क्या लक्षण दिखता है? और ज्यादातर ये 8 से 10 दिन के जो पौधे होते हैं उनके अंदर ही दिखाई देना स्टार्ट कर देता है। इसके अंदर ये पत्तियां होती है ना, पत्तियां मुड़ना स्टार्ट हो जाती है, जैसे यहाँ पर दिख रही है, बैंड हो जाती है पत्तियां, ये देखो इस प्रकार से रिबन के आकार की हो जाती है और मुड़ना स्टार्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं फ्लैक्समट। और ज्यादातर ऊपर की जो पत्ती होती है टॉप मोस्ट लप्पी, वहां पर अपने को देखने को मिलता है, इस कारण इसको फ्लैक्समट के नाम से जानते हैं। झंडा पत्ती मतलब ऊपर की जो टॉप मोस्ट पत्ती होती है। तो यूरोसिस्टिस ट्रेटिसाई के कारण होता है, ये भी एक फंगस का नाम है। तो इसका रोगकार का नाम याद रखोगे। फ्लैक्समट बीमारी किस रोग के रोगकार के कारण होती है? तो यूरोसिस्टिस ट्रेटिसाई के कारण होती है। इसके कारण यूरोसिस्टिस ट्रेटिसाई के कारण। उसके बाद में प्रबंधन बीज और मिट्टी जनित बीमारी है, सीड एंड सोयल बोर्न डिजीज है, ये याद रखोगे। उसके बाद बीजों को कार्बोक्सिन 2 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित करें या फिर रेजिस्टेंट वैरायटियां पूसा 44 या WG 370 उगा सकते हैं। किस रोग के लिए? तो ये है फ्लैक्समट बीमारी जो यूरोसिस्टिस ट्रेटिसाई के कारण होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे। ओके, अगली बीमारी की बात करें तो लूस मट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमारी है। उस्टिलागो नूडा ट्रेटिसाई नामक फंगस से होती है। उस्टिलागो नूडा ट्रेटिसाई, ये गेहूं अपने बार्ले के अंदर भी होती है भी, उसके अंदर उस्टिलागो नूडा के कारण होती है और उस्टिलागो नूडा ट्रेटिसाई के कारण होती है। उस्टिलागो नूडा ट्रेटिसाई किसके कारण हो रही है? उस्टिलागो नूडा ट्रेटिसाई के कारण हो गई है, जिसका नाम है लूसमट। लूसमट के अंदर क्या देखने को मिलता है कि जो अपनी बाली होती है उसके अंदर सीड नहीं बनते हैं, क्या बनता है? इस प्रकार का पाउडर बन जाता है, इस प्रकार की बाली हो जाएगी पूरी की पूरी, बीज अपने को नहीं प्राप्त होगा। ये बीमारी है उस्टिलागो नूडा ट्रेटिसाई। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से एग्जाम के अंदर आज तक पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। एक तो इसके कवक का नाम याद रखना कि लूसमट बीमारी किस कवक के कारण होती है? उस्टिलागो नूडा ट्रेटिसाई के कारण। दूसरा, इसका आज तक का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मैनेजमेंट का ही पूछा गया है। पहली चीज इसका एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इस रोग की प्रकृति कैसी है? तो ये रोग है आंतरिक बिजोड़, इंटरनली सीड बोर्न है, आंतरिक बिजोड़ रोग है ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया एग्जाम के अंदर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, आंतरिक बिजोड़, इंटरनली सीड बोर्न है। ये कैसी बीमारी है? इंटरनली सीड बोर्न। उसके बाद में इसका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि इस बीमारी का नियंत्रण क्या है? तो इस बीमारी का नियंत्रण है बीज उपचार। बीज को उपचारित करके बोएंगे तो ये बीमारी क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन इसका ये पूछा जाता है कि लूसमट बीमारी का सबसे अच्छा प्रभावी तरीका क्या है नियंत्रण करने का? तो वो है बीज उपचार। पहला अपने एक फंजीसाइड से बीज को उपचारित करते हैं जिसका नाम है बीटावैक्स। इसकी लगभग 2 से 3 ग्राम मात्रा या 3 से 4 ग्राम मात्रा का भी यूज कर लेते हैं प्रति किलोग्राम बीज। 1 किलो बीज को उपचारित करने के लिए 2 से 3 ग्राम। सौर ऊर्जा उपचार, सोलर हीट ट्रीटमेंट, जो पीछे भी मैंने आपको बताया था कि सोलर हीट ट्रीटमेंट क्या है?
कि रात भर पानी के अंदर बीज को डुबो के रखेंगे, मॉर्निंग के टाइम उसको धूप में सुखा देंगे। ये सोलर हीट ट्रीटमेंट है। ये सोलर हीट ट्रीटमेंट किसके द्वारा दिया गया? एक साइंटिस्ट था लूथरा वेस्तार। लूथरा वेस्तार ने सबसे पहले दिया था सौर ऊर्जा उपचार मेथड, और कब दिया था? 1934 के अंदर दिया था। कब दिया? 1934 में। अगला है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। ये किसके द्वारा दिया गया? ये जेनसन के द्वारा दिया गया। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम जेनसन है, इनके द्वारा 1888 के अंदर ये उपचार दिया गया, बीज को उपचारित करके बोने का। बता देंगे भी राम सिंह, लास्ट में बता दूंगा मैं आपको, जिसने भी ये पक्सीनिया बात लिखना, ठीक है। एक बार इसको कर ले। किसने दिया था? तो एस नागराजन ने दिया था, ठीक है, 1987 के अंदर। तो गर्म पानी उपचार हॉट वाटर ट्रीटमेंट जेनसन 1888 के अंदर। उसके बाद में ये होता क्या, कैसे करते हैं? तो गर्म पानी, ये आपको याद रखना है, गर्म पानी का टेम्परेचर कितना होता है? तो गर्म पानी का टेम्परेचर होता है 54 डिग्री सेंटीग्रेड, 54 डिग्री सेंटीग्रेड, 54 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने समय के लिए बीज को इसके अंदर रखते हैं? तो मात्र 10 मिनट के लिए रखते हैं। कहीं पर 30 मिनट लिखा हुआ है, इतना नहीं रखना है। इतना रखेंगे तो अपना बीज का जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, वो जल के नष्ट ही हो जाएगा। फिर उपचार करने का फायदा ही क्या है, जब वो गेहूं उग ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये पानी, जो गर्म पानी उपचार था, वो जेनसन के द्वारा दिया गया 1888 के अंदर। टेम्परेचर 54 डिग्री सेंटीग्रेड, टाइम कितना? 10 मिनट के लिए इसको उपचारित करते हैं। बीटावैक्स 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज। सौर उपचार सोलर हीट ट्रीटमेंट में लूथरा वेस्तार ने 1934 में दिया था। तो ये आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा गया बीज उपचार का, और ये भी पूछा गया आंतरिक विचोड़, और एक याद रखोगे आप इसका रोग कारक का नाम। उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट बीमारी करनाल वंट। कौन सी है? करनाल वंट। करनाल वंट रोग का रोग कारक, पहला याद रखोगे इसका रोग कारक। रोग कारक इसका कवक है, और इस कवक का नाम क्या है? इसका नाम है निवोसिया इंडिका व टिलेसिया इंडिका। निवोसिया इंडिका व टिलेसिया इंडिका। निवोसिया इंडिका व टिलेसिया इंडिका। निवोसिया इंडिका व टिलेसिया इंडिका के कारण ये होता है, ठीक है। निवोसिया इंडिका व टिलेसिया इंडिका, ठीक है। इसको याद रखोगे अच्छे से। इसको सबसे पहले किसके द्वारा रिपोर्ट किया गया? तो रिपोर्ट किया गया था इसको करनाल, हरियाणा में। इस कारण इसका नाम ही करनाल वंट रखा है। ये मित्रा के द्वारा, मित्रा ने 1930-31 में करनाल हरियाणा के अंदर इसको खोजा, इसकी डिस्कवरी की, रिपोर्ट किया इसको पहली बार। इस कारण इसको करनाल वंट, इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको आंशिक वंट, पार्शियल वंट के नाम से जानते हैं। पार्शियल वंट, इसको पार्शियल वंट के नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी का मुख्य मोस्ट इंपोर्टेंट लक्षण क्या है? खेत से सड़ी हुई मछली जैसी गंध आना। खेत से सड़ी मछली जैसी गंध आना। कैसी स्मेल आएगी? रोटेन फिश जैसी स्मेल आएगी। किसके कारण आएगी? तो ट्राई मिथाइल एमिन्स के कारण। ट्राई मिथाइल एमिन्स के कारण, ट्राई मिथाइल एमाइंस के कारण क्या आएगी? सड़ी मछली जैसी गंध आएगी खेत से। ये किस रोग का लक्षण है? तो आप बताओगे ये करनाल वंट रोग का लक्षण है। करनाल वंट रोग की बात करें तो इसको गेहूं का कैंसर बोल देते हैं। आपसे पूछा जाए गेहूं का कैंसर किसको बोलते हैं, तो गेहूं का कैंसर बोलते हैं करनाल वंट को। तो करनाल वंट बीमारी को गेहूं का कैंसर बोलते हैं। तो करनाल वंट क्या है? गेहूं का कैंसर है। तो गेहूं का कैंसर किसको बोलते हैं? करनाल वंट को बोलते हैं। करनाल वंट क्या है? गेहूं का कैंसर है। इसके अंदर कनोए लक्षण दिखते हैं, इस प्रकार के नाव जैसे बीज दिखते हैं। इनको क्या बोलते हैं?
कैनोए सिस्टम बोल देते हैं, कैनोए लक्षण, कैनोए लक्षण दिखते हैं। कैसी बीमारी है? ये बीमारी है बीज, वायु व मृदा जनित, तीनों प्रकार की है। बीज, वायु व मृदा जनित इस रोग की प्रकृति है। सीड, सॉइल एंड एयरबोर्न डिजीज है, सीड, सॉइल एंड एयरबोर्न डिजीज है, जिसको मित्रा के द्वारा सबसे पहले देखा गया था। इस रोग के लिए एक प्रतिरोधी किस्म है पीवीडब्ल्यू, पीवीडब्ल्यू 502, जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज की गई है, पीएयू के द्वारा, पीवीडब्ल्यू 502 इस रोग के रोगरोधी प्रतिरोधी किस्म है। ये कौन सा रोग है? करनाल-बंट रोग है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको गेहूं का कैंसर बोलते हैं। और खेत से एक स्मेल आती है ट्राइमिथाइल एमिन्स के कारण, और ट्राइमिथाइल एमिन्स के कारण कौन सी स्मेल आती है? सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है। कैनोए लक्षण या नाभ के आकार के जैसे दाने बन जाएंगे, इसको पार्शियल बंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको पार्शियल बंट के नाम से जानते हैं। तो ये गेहूं का कैंसर है, करनाल-बंट रोग। रोग कारक निवोसिया इंडिका या टिलेसिया इंडिका के कारण होता है। मित्रा ने 1930-31 में इस रोग को खोजा था। और खेत से सड़ी हुई मछली जैसी गंध आना ट्राइमिथाइल एमिन्स के कारण इस रोग का मुख्य लक्षण है। सीड, सॉइल एंड एयरबोर्न डिजीज है ये करनाल-बंट, इसको आप अच्छे से याद रखोगे। ये है अपना करनाल-बंट रोग। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में है चूर्नी फफूंद, पाउडरी मिल्ड्यू, इरिसाइफी ग्रेमिनस ट्रेटिसाई, इसके कारण होता है। ये भी एक फंगस के द्वारा, और इसका नाम है इरिसाइफी, इरिसाइफी ग्रेमिनस, इरिसाइफी ग्रेमिनस ट्रेटिसाई, इरिसाइफी ग्रेमिनस ट्रेटिसाई फंगस के कारण ये रोग होता है। चूर्नी फफूंद नाम से स्पष्ट होता है, पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडर जमा हो जाएगा इस प्रकार का सफेद रंग का, सफेद पाउडर, सफेद पाउडर, जिसको अपने किसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं? केराथेन, कैराथेन या फिर सल्फर पाउडर के द्वारा, सल्फर पाउडर के, केराथेन या सल्फर पाउडर के द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है। ये पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी है, पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, इसको याद रखोगे आप। इरिसाइफी ग्रेमिनस ट्रेटिसाई नामक फंगस के कारण होती है ये, इरिसाइफी ग्रेमिनस ट्रेटिसाई फंगस के कारण, इरिसाइफी ग्रेमिनस ट्रेटिसाई, ये फंगस का नाम है इरिसाइफी ग्रेमिनस ट्रेटिसाई। उसके बाद है ईयर कोकल या सीड गोल्ड डिजीज, मोस्ट इंपोर्टेंट बीमारी है ये, ईयर कोकल या सीड गोल्ड डिजीज, जो सूत्रकृमि के कारण होती है। इसके कारण होती है ये? सूत्रकृमि के कारण, अपने निमेटोड के कारण। सूत्रकृमि, कौन सा सूत्रकृमि है? तो इस सूत्रकृमि को गेहूं की क्रॉप में सबसे पहले खोजा गया था, इसका नाम है एग्यूना ट्रेटिसाई, एग्यूना ट्रेटिसाई। एग्यूना ट्रेटिसाई दुनिया का पहला वो सूत्रकृमि है जो गेहूं की क्रॉप में देखा गया कि सूत्रकृमि के द्वारा भी कोई बीमारी होती है। ये सबसे पहले रिपोर्ट किया था टी निदम ने, एक साइंटिस्ट जिनका नाम है टी निदम, टी निदम के द्वारा, टी निदम के द्वारा 1743 के अंदर सबसे पहले ये देखा गया कि फसलों के अंदर भी सूत्रकृमि के द्वारा बीमारी होती है। और वो पहली बीमारी कौन सी थी? ईयर कोकल बीमारी थी, जिसको सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था। ये सूत्रकृमि पहली बीमारी है, या सीड गोल्ड डिजीज, जो कि गेहूं के अंदर देखी गई। और कौन सा सूत्रकृमि देखा गया? एग्यूना ट्रेटिसाई। किसके द्वारा? टी निदम के द्वारा देखा गया 1743 के अंदर। कब? 1743 के अंदर इसको सबसे पहले देखा गया था। तो ये रोग कौन सा होता है? ईयर कोकल है। कौन सा? ईयर कोकल। ये सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था। इसको कंट्रोल करने के लिए बीज को 20% नमक के घोल के द्वारा अपने उपचारित करके बो देते हैं, 20% नमक के घोल से। ईयर कोकल या सीड गोल बीमारी है। और इसके अंदर ईयर कोकल क्यों बोलते हैं? बाली के अंदर सीड नहीं बनते हैं, बाली के अंदर सीड नहीं बनेंगे, इस कारण इसको ईयर कोकल बीमारी के नाम से जानते हैं। ईयर कोकल बीमारी है, सीड गोल बीमारी। नहीं हो रहा विवेक? बिल्कुल एकदम ओके है, वीडियो वगैरह एकदम ओके है।
उसके बाद में टुंडू या येलो ईयर रोट, ये सूत्रकृमि और बैक्टीरिया जनित बीमारी है। सूत्रकृमि तो वही है एग्यूना ट्रेटिसाई, एग्यूना ट्रेटिसाई, एग्यूना ट्रेटिसाई। और बैक्टीरिया की बात करें तो क्लेवीबैक्टर ट्रेटिसाई। बैक्टीरिया कौन सा है? क्लेवीबैक्टर ट्रेटिसाई, क्लेवीबैक्टर ट्रेटिसाई। ये बैक्टीरिया प्लस निमेटोड दोनों के संयोग से होने वाली बीमारी है गेहूं के अंदर, जिसका नाम है टुंडू रोग या येलो ईयर रोट। इसको याद रखोगे, निमेटोड के द्वारा व बैक्टीरिया के द्वारा गेहूं के अंदर कौन सी बीमारी होती है, जिसका नाम होता है येलो ईयर रोट बीमारी। ठीक है, जिसको टुंडू रोग के नाम से जानते हैं। एग्यूना ट्रेटिसाई नामक सूत्रकृमि और क्लेवीबैक्टर ट्रेटिसाई नामक बैक्टीरिया के कारण होती है ये। ठीक है, तो इसका रोग कारक मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखोगे। आगे अमोल्या रोग या पुट्टी सूत्रकृमि, ये होती है एक सूत्रकृमि के द्वारा। ये बीमारी किसके कारण होती है? सूत्रकृमि से, सूत्रकृमि के द्वारा ये बीमारी होती है। और इस सूत्रकृमि का नाम है अटेरोडोरा एबिनी, टेरोडेरा एबिनी, टेरोडोरा एबिनी नामक सूत्रकृमि से होती है ये। इस रोग के लिए रोगरोधी किस्म, रोगरोधी किस्म, रोगरोधी किस्म कौन सी है? तो राज एम फर्स्ट, राज एम आर फर्स्ट, राज एम आर फर्स्ट। फर्स्ट राज एम आर फर्स्ट, इसकी रोगरोधी किस्म है मोल्या रोग पुट्टी सूत्रकृमि के लिए। ये है कौन सा? ये गेहूं के अंदर भी यही लगता है, हेटेरोडोरा एबिनी, और गेहूं के अंदर ही इसको खोजा गया अपने जौ के अंदर, हेटेरोडोरा एबिनी मोल्या रोग। ये थी मुख्य बीमारियां जो अपने गेहूं के अंदर देखने को मिलती है। गेहूं की मेजर बीमारियों का आपको याद रखना है जो आपको देखने को मिलती है गेहूं के अंदर। और इन बीमारियों के ज्यादातर आपको रोग कारक की पूछे जाएंगे कि इन बीमारियों का रोग कारक क्या है। रोग कारक आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट करके। उसके बाद में अपने देखें तो इंसेक्ट है, इंसेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से लगते हैं। एफिड लगता है इसके अंदर, गेहूं के अंदर एफिड है। ब्राउन व्हीट माइट है, आर्मी बॉम इसका मोस्ट इंपोर्टेंट, दीमक इसका मोस्ट इंपोर्टेंट, शूट फ्लाई तना मक्खी, पिंक स्टेम बोरर लगता है, या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट गुजिया बीबल लगता है। कौन सा? गुजिया बीबल। इसको अपने एक एक को डिटेल के अंदर करेंगे अभी, कौन कौन से इंसेक्ट है। किसी ने लिखना है इसको, इनके साइंटिफिक नेम लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपने एक एक इंसेक्ट को। पहला एफिड, सभी ने देखा हो एफिड। एफिड का सबसे ज्यादा अटैक होता है जब मौसम में क्या होती है, जब अपने एटमॉस्फेयर में नमी की मात्रा ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होगी तो ये इंसेक्ट क्या होता है, ये जूस सकिंग इंसेक्ट होते हैं, रस चूसने वाले कीड़े होते हैं ये, रस चूसक इंसेक्ट होते हैं ये। कैसे होते हैं? रस चूसक, मतलब पत्तियों का रस चूसते हैं ये।
ये इंसेक्ट जब नमी ज्यादा होगी तब पत्तियों का क्या करेंगे, रस चूसेंगे, जिससे पत्तियां कैसी हो जाएगी, येलो कलर की हो जाएगी। पत्तियां येलो हो जाएगी, येलो होने के बाद उसमें फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण कम होना स्टार्ट होगा, और ऐसे ही धीरे धीरे फूड का निर्माण बंद हो जाएगा उस पत्ती के अंदर, और ब्राउन होके पौधे से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। ये एफिड के लक्षण देखने को मिलते हैं पत्तियों पर, येलो कलर की होके ब्राउन होके नीचे गिरना। और सबसे ज्यादा एफिड नुकसान पहुंचाते हैं जब मॉइस्चर ज्यादा होता है। और ये कैसे इंसेक्ट होते हैं, रस चूसने वाले। कोई भी रस चूसक इंसेक्ट है उसको आप मोनोक्रोटोफोस के द्वारा, मोनोक्रोटोफोस मोनोक्रोटोफोस के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, अमीडा क्लोरोपिड के द्वारा, अमीडा क्लोरोपिड के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। और आप कर सकते हो डाइमिथोट के द्वारा, रोगर के द्वारा, डाइमिथोट के द्वारा। तो ये कुछ इंसेक्टिसाइड है जिनका आप यूज कर सकते हो सफेद मक्खी पर, एफिड पर, थ्रिप्स पर। तो रस चूसने वाले जो जितने भी इंसेक्ट है, मोनोक्रोटोफोस की मात्रा से एमिडा क्लोरोपिड का या फिर डाइमिथोट मतलब रोगर, एमिडा क्लोरोपिड मतलब कॉन्फिडोर, है ना। तो इनके द्वारा आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ये एफिड है जो पत्तियों का रस चूसते हैं और क्लोरोसिस का काम करते हैं, मतलब हरेपन को नष्ट करने का काम करते हैं। आर्मी बोर्म जिसको अपने सैन्य कीट बोल देते हैं, आर्मी बोर जिसको अपने क्या बोलते हैं, सैन्य कीट। ये गेहूं की फसल पर ये कीट कब नुकसान पहुंचाता है, रात्रि में नुकसान पहुंचाता है, रात के टाइम। और दिन के टाइम ये पत्ती के नीचे या पौधे के कोई पार्ट के अंदर ये छिपा रहेगा, आर्मी बॉम्ब। इसके लक्षण कैसे होते हैं, ये अपनी पत्तियों को खाते हैं, लीफलेस मतलब पत्ती रहित खेत को कर देते हैं, पत्ती रहित। जैसे खेत को पशु चर गए हैं, खेत को पशु चर गए हैं, जैसे पशुओं ने खेत की चराई कर रही है, ऊपर ऊपर से चर लिया है, इतना लीफलेस कर देंगे, पत्तियां छोड़ेंगे नहीं पूरे खेत में, ठीक है ना, पूरे खेत में पत्तियां छोड़ेंगे नहीं, इस प्रकार से कर देंगे, इस प्रकार से कर देंगे। तो उस कीट का नाम क्या, सैन्य कीट है, जो रात्रि में नुकसान पहुंचाता है, पत्ती रहित कर देता है। ये लक्षण इसका याद रखना कि गेहूं के अंदर लगने वाला ऐसा इंसेक्ट जो पूरी खेत को पत्ती रहित कर देता है, जैसे उसको कैटल ने ग्रेजिंग कर लिया है, जैसे उसे पशुओं ने चर लिया है, माइथीमिया सेपराटा। ये आर्मी बॉम्ब है, सैन्य कीट है जो गेहूं के अंदर पूरी फसल को क्या कर देता है, लीफलेस कर देता है, पत्ती रहित कर देता है। उसके बाद में दीमक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गेहूं का मुख्य कीट, गेहूं का मुख्य कीट, गेहूं का मुख्य कीट जो गेहूं के अंदर नुकसान पहुंचाता है वो दीमक है। दीमक लगने का कारण क्या होता है, नमी की कमी के कारण लगती है। नमी की कमी, जब अपने खेत में नमी की कमी होगी, सूखे की कंडीशन ज्यादा बनेगी, उस कारण दीमक लगेगी। या फिर कच्ची गोबर की खाद का यूज करने से, अगर अपने खेत में कच्ची गोबर की खाद को अप्लाई किया है तो दीमक उस खेत में ज्यादा लगेगी। तो नमी की कमी, कच्ची गोबर की खाद का यूज करने से दीमक लगती है। और दीमक के लक्षण क्या होते हैं, जैसे उखेड़ा के लक्षण होते हैं। दीमक सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है किस पार्ट को, जो मिट्टी के संपर्क में होता है, मिट्टी के संपर्क में, जैसे जड़ है, जड़ को सबसे पहले नुकसान, उसके बाद जितना तना है तने को नुकसान। और जड़ को नुकसान पहुंचा दिया तो ऊपर का पौधा पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। जैसे बिल्ट के लक्षण होते हैं, उखेड़ा रोग के लक्षण होते हैं, वैसे सूख जाएगा। इसको कंट्रोल करना है तो आप खेत में क्या कर दो, हल्की सिंचाई कर दो। तो हल्की सिंचाई करके भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। क्लोरोपायरीफोस आप सिंचाई के साथ दे सकते हो। क्यूनोल फोस को आप क्या कर सकते हो, बीज उपचार कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंचाई के साथ केरोसिन ऑयल डाल सकते हो, केरोसिन ऑयल डाल सकते हो, तो भी दीमक क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो दीमक के लिए हल्की सिंचाई, गेहूं के अंदर अपने मुख्य कीट है ये क्लोरोपायरीफोस, सिंचाई के साथ दे सकते हैं 4 लीटर प्रति हेक्टर। किनोल फोस के द्वारा सीड को ट्रीटमेंट करके बो सकते हैं, तो भी दीमक क्या लगती है, कम लगती है। उसके बाद में है गुजिया बीवल। गेहूं की नर्सरी का इंसेक्ट पूछा जाए आपसे, नर्सरी मतलब छोटे पौधे का, गेहूं के छोटे पौधों का आपसे इंसेक्ट पूछा जाए, छोटे पौधों में कौन सा नुकसान पहुंचाता है, तो वो है गुजिया बीवल। गुजिया बीवल की बात करें अपने,
अगर अपने गुजिया बीबल की बात करें अपने, तो गुजिया बीबल क्या करता है, जो अपना ये प्लांट है इसको आधार से काटता है, आधार से काट देगा तो ये प्लांट नीचे गिर जाएगा और सूख जाएगा। इस प्रकार के लक्षण होते हैं गुजिया बीबल के। तो गुजिया बीबल नर्सरी का कीट है, तो इसको आप याद रखोगे, टेनिमैक्स इंडिकस। तो ये भी गेहूं के अंदर काफी नुकसान पहुंचाता है गुजिया बीबल, इसको भी आपने अच्छे से याद रखना है कि गुजिया बीबल किस प्रकार से नुकसान पहुंचाएगा। तो पौधों को आधार से काट देता है, ये क्या करता है, पौधों को आधार से काटता है। तो ये मेजर इंसेक्ट है जो फील्ड के अंदर लगते हैं। उसके बाद स्टोरेज के अंदर भी बहुत सारे इंसेक्ट लगते हैं जब गेहूं की स्टोरेज करते हैं। बाकी गेहूं का जब भी अपने को भंडारण करना चाहिए तो अच्छे सुरक्षित भंडारण के लिए अपने क्या कर सकते हैं, तो इसको 10 से लेकर 12% नमी पर या इससे कम नमी पर स्टोरेज कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर और बहुत सारी दवाइयां जैसे कि नीम के पत्ते वगैरह या फिर कुछ अपने दवाइयों का यूज कर सकते हैं। जैसे आज इससे पहले तो BHC का यूज कर लेते थे अपने, ठीक है, तो ये अपने डाल सकते हैं। बाकी इंसेक्ट कौन कौन से लगते हैं वो देखते हैं अपने। तो राइस बीबिल लग सकता है गेहूं के भंडारण के अंदर। इसकी डैमेजिंग स्टेज कौन सी होती है, वयस्क अवस्था और लार्वावस्था। और सबसे ज्यादा ये नुकसान पहुंचाता है डैमेजिंग का कब, अगस्त और अक्टूबर के अंदर। यही बात आपको याद रखनी है, ये चीज तो आप एंटो के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, तो अगस्त और अक्टूबर के अंदर नुकसान पहुंचाता है राइस बीबिल, जो कि भंडारण का एक इंसेक्ट है जिसका वयस्क अवस्था और लार्वावस्था भंडारण के अंदर नुकसान करती है। जिसकी लार्वावस्था और भंडारण क्षमता, भंडारण लार्वावस्था और अडल्ट अवस्था दोनों ही अगस्त और अक्टूबर में सबसे ज्यादा नुकसान करती है। ये इंसेक्ट कौन सा होता है, राइस बीबिल होता है। कौन सा, राइस बीबिल। उसके बाद में खपरा बीटल, ये तो आप सभी को पता है खपरा। तो खपरा सबसे ज्यादा इसकी लार्वावस्था नुकसान पहुंचाती है और जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नुकसान पहुंचाता है ये खपरा बीटल। खपरा बीटल कौन सा, खपरा बीटल। तो खपरा बीटल अपना इसकी लार्वावस्था और कब नुकसान पहुंचाता है, जुलाई और अक्टूबर में। खपरे का एक ध्यान रखना, ये अपना ड्रम है, इसके ऊपर का जो 50 सेंटीमीटर की ऊपर की लेयर है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, ऊपर का आधा पार्ट में, नीचे नहीं होगा, ये ऊपर ऊपर होगा, मतलब ऊपरी पार्ट में होता है खपरा बीटल, यहाँ पर नहीं होगा, बहुत कम होगा, ऊपर ऊपर के पार्ट में ज्यादा होता है खपरा बीटल। ये खपरा बीटल है जो जुलाई अक्टूबर में नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद में है पल्स बीटल, ये ज्यादातर दलहनी फसलों में नुकसान पहुंचाता है और बीज का जो बिल्कुल एंडोस्पर्म है उसको खा जाएगा, ऊपर ऊपर का कवच बचेगा। ऊपर ऊपर का क्या बचता है, कवच बचता है इसका, ऊपर ऊपर का क्या बचेगा, कवच बचेगा, ठीक है। इसका सीजन क्या है, अप्रैल और अक्टूबर है, अप्रैल और अक्टूबर के अंदर नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। कौन, पल्स बीटल, जो पूरे का पूरा एंडोस्पर्म को खा के नष्ट कर देता है, ऊपर का छिलका छोड़ता है, ठीक है। तो इसकी गर्भ अवस्था सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद है राइस मोथ, उसके बाद में कौन है, राइस मोथ। राइस मोथ की बात करें तो इसका लार्वा सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है राइस मोथ का, और ये भी ज्यादातर जुलाई से लेकर सितंबर तक नुकसान पहुंचाता है। कब, जुलाई से लेकर सितंबर तक। ये राइस मोथ है, ये भंडारण के इंसेक्ट है, ये किसके, भंडारण के। बाकी आप इसको पूरी डिटेल से जब आप एंटो के अंदर भंडारण के इंसेक्ट पढ़ोगे वहां पर आपको पूरी डिटेल से करवाया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको नुकसान अपने नाम बताए गए हैं कि कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं गेहूं के अंदर, स्टोरेज के अंदर। उसके बाद में कुछ बातें आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि गेहूं के अंदर आपसे पूछा जाए बोनेपन का रसायन, गेहूं के अंदर बोनेपन का रसायन पूछा जाए, जीन की बात नहीं कर रहे, रसायन की बात कर रहे हैं अपने। तो रसायन है साइकोसेल, साइकोसेल, ठीक है। गेहूं के अंदर बोनेपन का रसायन कौन सा है, साइकोसेल है। उसके बाद में गेहूं के अंदर बीज और भूसे का रेशो क्या होता है, तो लंबी किस्में होती है उनके अंदर 1:1.5, और जो बोनी किस्में होती है उसमें 1:1.25 का रेशो होता है। इंटरक्रॉपिंग के अंदर अपने इसको गेहूं और सरसों के साथ मिलाकर बो देते हैं, सरसों में इसका रेशो रखते हैं अपने 9:1 का इंटरक्रॉपिंग के अंदर, ठीक है। ये कुछ बातें आप याद रख सकते हो एक्स्ट्रा।
कि गेहूं के अंदर जब इंटरक्रॉपिंग करनी है, अपने सरसों उगाना है, तो 9 पात 1 9 कतारें गेहूं की उगाएंगे इस प्रकार से। उसके बाद में मस्टर्ड की उगा देंगे। लंबी किस्मों में गेहूं और भूसे का रेशो 1:1.5 होता है, बोनी में 1:1.25 होता है। बोनेपन का रसायन साइकोसेल होता है। और हाइब्रिडिंग का जो मेथड होता है हाइब्रिडाइजेशन का, उसका नाम होता है गुजो विधि। कि गुजो विधि किससे संबंधित है, तो गुजो विधि किससे रिलेटेड है, गुजो विधि अपने गेहूं से रिलेटेड है, हाइब्रिडाइजेशन के काम आती है गुजो मेथड। ठीक है, गुजो मेथड आर अपने किसके लिए, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए, संकरण के लिए। ये कुछ बातें थी गेहूं के अंदर जो एक्स्ट्रा आपने की है। बाकी जो बचा हुआ कोई भी है, बाकी तो अपने हो गया लगभग गेहूं का। कोई होगी एक एक्स्ट्रा आधी बात तो अपने वो वार्ले के अंदर भी कंप्लीट कर लेंगे, बाकी तो लगभग हो गया है। ठीक है, ये आपकी गेहूं की क्रॉप थी। तो गेहूं जो फर्स्ट अपना सीरियल था मेजर अपना, ये भी अपनी बात करें तो मेजर फसल है अपनी, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको अपने डिटेल में किया है। और आगे अपने करेंगे वार्ले की क्रॉप। तो इस क्रॉप से रिलेटेड किसी का डाउट है तो आप लिख सकते हैं। तब तक के लिए अपना सभी का धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद सभी को। ठीक है शुभम, धन्यवाद। लिख सकते हो आप, गेहूं से रिलेटेड किसी ने लिखना है तो। IIWR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड वार्ले। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड वार्ले कहां पर है, तो करनाल हरियाणा में है। 1978 के अंदर स्थापित हो गया था। ठीक है, एक संस्थान है। बाकी सीमिट है मैक्सिको के अंदर, वो अपने मक्का के अंदर करेंगे डिटेल के अंदर ही। 1966 के अंदर ये वर्किंग करना स्टार्ट किया था सीमिट, मैक्सिको। IIWR लिख सकते हो आप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड वार्ले रिसर्च। 1978 1978 1978 1978।